हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे 10 मिनट्स में ऑल अबाउट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो प्रोटोकॉल और कन्वेंशंस होते हैं, खास करके इन्वायरमेंट रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो मॉन्ट्रियल आप जानते हैं, इट इज़ अ सिटी इन कनाडा। और ये प्रोटोकॉल किस पे बेस्ड है? सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट दी ओजोन लेयर्स, जिसको हम लोग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस प्रोटोकॉल के विद इन क्या है, 100 मैनमेड केमिकल्स हैं जिसको रेफर किया गया है एज अ पोटेंशियल ओडीएस। मतलब ये सब केमिकल्स जो है वो ओडीएस की तरह एक्ट कर सकते हैं। इसको कब अडॉप्ट किया गया था? 15 सितंबर 1987। और ये काफ़ी पुराना प्रोटोकॉल हो चुका है। और ये यूनिक क्यों है? क्योंकि इट वॉज द सिंगल प्रोटोकॉल दैट वॉज रैटिफाइड बाय ऑल दी 198 यूएन मेंबर स्टेट्स। मतलब ये जो है सारे जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं 190 जो यूएन के, सब ने इसको रेटिफाई किया था। और ये प्रोटोकॉल अभी तक बहुत सक्सेसफुल भी रहा है, क्योंकि जो ओजोन लेयर जो डिप्लीट कर गया था अंटार्कटिका के ऊपर, उसका जो है वो रिकवरी अब हो रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट रिकवर्ड हो चुका है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं क्या। देखिए, कुछ भी होता है, जब प्रोटोकॉल होता है तो उसके पहले कुछ कन्वेंशन होता है। मतलब लोग कंट्रीज मिलते हैं, पहले डिसाइड करते हैं, फिर जो है वो एक प्रोटोकॉल बनाते हैं। प्रोटोकॉल बेसिकली एक रूल बेस्ड सिस्टम होता है कि हम लोग जो है इस मैनर में एक्ट करेंगे कोई भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। तो जैसे आपको ने पढ़ा होगा कि UNFCCC पे बेस्ड क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल। तो वैसे ही वियना कन्वेंशन हुआ था पहले, और वियना कन्वेंशन में जो है इसको उसके बाद जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। ओडीएस के बारे में हमने किसी ना किसी लेक्चर में जरूर एक बार डिस्कस किया है कि ओडीएस बेसिकली वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपको सबसे पहले है कि ओजोन कहाँ पे होता है। ओजोन आपको पता है कि ग्राउंड लेवल से 35 किलोमीटर जो है हमारे एटमॉस्फेयर में एक जो प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि हम लोग को यूवी रेडिएशन से बचाता है, जो सन का यूवी रेडिएशन होता है। और ये जो ओडीएस होते हैं, ये जब ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली ओडीएस जो होते हैं वो आपके हैलोजन बेस्ड कंपाउंड होते हैं, हैलो अल्कीन, हैलो अल्केन्स, इस तरह के कंपाउंड होते हैं, CFCs, जो कि हम देखेंगे आगे। तो ये क्या करते हैं, वहाँ जाके एक जो है बहुत फास्ट रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। उस पर वो रिएक्शंस जो है वहाँ स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ओजोन जो है वो ब्रेक डाउन होने लगता है। और जब ओजोन ब्रेक डाउन होने लगेगा तो क्या होगा, यूवी रेज जो है वो डायरेक्टली पास कर जाएंगे और जो है हम तक पहुँच सकते हैं। और वो जानते हैं बहुत तरह का डिजीज जैसे कैंसर या और भी बहुत सारा चीज़ जो है वो कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो ओडीएस को हम लोग को फेज आउट करना था, इसी का जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था। थोड़ा सा सोर्सेज भी देख लेते हैं कि ये जो है कहाँ से आते हैं ओडीएस। तो सबसे हार्मफुल था CFC, जिसको अब बहुत कंट्रीज ने फेज आउट कर दिया है। ये जो है इसका सोर्स क्या था, देखिए, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशंस, उसमें जो गैस भरे जाते हैं उसमें ये मिलता है। सॉल्वेंट, ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स, इसके बाद हैलेंस था आपका CCl4 जो कि टेट्राक्लोराइड है। ये सारे जो है मतलब बहुत हाई पोटेंशियल ओडीएस थे, तो इनको धीरे धीरे फेज आउट कर दिया गया है। करंटली हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, हम लोग HFC यूज़ कर रहे हैं, जो कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या कि सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में बोला कि हम लोग को CFC फेज आउट करना है। इंडिया ने भी CFC 2008 में ही फेज आउट कर दिया था। इसके बाद इससे मिलता जुलता जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलेंस, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, इनको भी जो है इंडिया ने पूरी तरह से फेज आउट कर दिया है, और मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बाद क्या हुआ कि कंट्रीज जो है वो HCFC पर स्विच कर दिए। HCFC क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इस पे सारे कंट्रीज ने इस पे स्विच कर दिया। लेकिन पता ये भी एक पोटेंशियल ओडीएस ही, ऐसा नहीं है कि ओडीएस नहीं है। तो धीरे धीरे कंट्रीज ने बोला कि अब हमें इसे भी फेज आउट करना पड़ेगा, हमें कोई और न्यूअर टेक्नोलॉजी या न्यूअर केमिकल पे स्विच करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पे जो है उन्होंने स्विच कर दिया। अब इंडिया में जो है, इंडिया में HFC फेज आउट का भी स्टेजेस चल रहा है। जैसे स्टेज 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है स्टेज 2 अभी करेंटली हम लोग के यहाँ चल रहा है। मतलब प्रोसेस में 23 तक जो है HCFC को फेज आउट कर देना है इंडिया से भी टोटली। एक रीसेंट न्यूज़ था, रीसेंट नहीं, जैन 2020 में क्या होता है, एक केमिकल है HCFC 141b, ये आपके लिए जानना जरूरी है। इसको फेज आउट कर दिया गया था कंप्लीटली। ये फोम इंडस्ट्री में यूज़ होता है और ये बहुत ही हाई पोटेंशियल आपका ओडीएस था। तो इंडिया ने इसको जो है 2020 में ही इसको कंप्लीटली फेज आउट कर दिया। ठीक है, चलिए अब जो बात हुई कि HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन तो कंट्रीज यूज़ कर रही थी, लेकिन बाद में डिसाइड हुआ कि नहीं, इससे भी नहीं चलेगा क्योंकि ये भी एक पोटेंशियल ओडीएस है। तो सारे कंट्रीज ने किस पे स्विच कर दिया है, HFC। आपको ध्यान देना है, सबसे अगर क्रोनोलॉजी आप देखें तो सबसे पहले CFC था, ठीक है, हैलोन्स था। उसके बाद हमने क्या आया, हमारा आया आपका जो HCFC, दैट इज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद क्या था, HFC आया, दैट इज हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, HFC आपको याद रखना है, CFC, HCFC एंड देन HFC। HFC जो है वो देखिए पोटेंशियल ओडीएस नहीं है, वो ओजोन डिप्लीट नहीं करता, ये बहुत अच्छी बात है। इसी कारण इंडिया में जो है मैक्सिमम अब जो रेफ्रिजरेंट्स यूज जो कर रहे हैं, दैट इज यूजिंग HFC। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत क्या आ गई कि HFC जो है उसका ग्रीन हाउस गैस का जो पोटेंशियल
पोटेंशियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी वो ओडीएस नहीं है लेकिन वो इन्वायरमेंट में रह जाता है। और जो है आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जिसको हम लोग को रोकना है। तो क्या हो रहा था कि एक दोनों में क्लैश हो रहा था, आप समझ सकते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल वर्सेज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो रहा था कि एक जो है एचएफसी यूज करने के लिए बोल रहा था और जो है दूसरा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए बोला रहा था। तो इसी कारण जो है एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट लाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं किगाली अमेंडमेंट, जो कि किया गया किसमें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। यहां पर कंट्रीज ने डिसाइड किया कि एचएफसी ठीक है वो एक ओडीएस नहीं है लेकिन वो बहुत ही जो है ज़्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है और ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है और वो फाइनली तो अर्थ को ही जो है अफेक्ट करेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, उसको भी फेज आउट करना है। लेकिन अब कंट्रीज लाइक इंडिया, जहां पर आप जानते हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं और खास करके जो एवरेज टेम्परेचर है जो बाकी यूरोपियन कंट्री से काफ़ी ज़्यादा रहता है, आप यहाँ पे भी देख रहे हैं मैक्सिमम एसी यूसेज बढ़ चुका है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है इंडिया में। तो ईरान, इराक, इंडिया जैसे कंट्री, इन्होंने क्या बोला कि आप हम लोग तुरंत एचएफसी फेज आउट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे कंट्री का नीड है, हमें जो है रेफ्रिजरेंट्स चाहिए, एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग तुरंत इसको फेज आउट नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक होता है, आपको एक पता है, एक पॉलिसी जो फॉलो होता है, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग एक ही गोल की तरफ बढ़ेंगे लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनके हैसियत के हिसाब से या उनके नीड के हिसाब से जो है उनको टारगेट्स दिया जाएगा। तो इसमें क्या था, देखिए इसमें 3 कैटेगरी बना दिया गया, 1, 2, 3। फर्स्ट कैटेगरी में किसको रखा गया, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस, जापान, वेस्ट यूरोपियन नेशंस। सेकेंड जो कैटेगरी था उसमें रखा गया डेवलपिंग कंट्रीज लाइक चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील अमंग अदर्स। और तीसरे में क्या था, डेवलपिंग कंट्रीज जो इंडिया, ईरान, इराक, पाकिस्तान, इनको रखा गया, ठीक है। अब इनको क्या है, अलग अलग टारगेट दिया गया फेज आउट करने का एचएफसी को। कैसे, देखिए यहां पर 3 चीज है, एक बेसलाइन है, एक फ्रीजिंग है और मैक्सिमम परसेंटेज रिडक्शन है। तो फर्स्ट कैटेगरी वाले जो कंट्रीज थे उनको क्या था कि उनका बेसलाइन मतलब जो 2011-13 तक का जो आपका जो है वहां से आपको मतलब वो बेसलाइन हुआ, उसी को मान के जो है आप अपना रिडक्शन करेंगे। 2019 तक जो है आप अपना जो भी आपका मतलब एचएफसी का जो यूसेज है वो मैक्सिमम पीक कर जाएगा, जो ऑलरेडी कर चुका है। और आपको क्या रिडक्शन करना है, 85% बाय 2036, ठीक है। कैटेगरी 2 वाले क्या है, उनका बेसलाइन रखा गया है 2020 टू 2022, इनका पीक करेगा 24 में और इनको रिडक्शन करना है 80% बाय 2045। और इंडिया जो है वो कब है, उसका बेसलाइन रखा गया है 24 टू 26 और इनका पीक करेगा 20, मतलब इनका यूसेज जो है इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वो कब तक है 2028 और इनको क्या रिड्यूस करना है 85% बाय 2047। तो ये डेटा आप जरूर नोट कर लें, 85% बाय 2047 जो आपका किगाली अमेंडमेंट है उसमें इंडिया का ये टारगेट रखा गया है, ठीक है। तो एक छोटा सा न्यूज़ था, अब आपको पता चल गया होगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस रिलेटेड है और क्योंकि किगाली अमेंडमेंट पे भी बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उसके बारे में भी अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।